बच्चों, बायो की क्लास में आपका स्वागत है फिर से। मैं सुनीता अग्रवाल फिर से आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ फोटोसिंथेसिस का अगला पार्ट, प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अभी हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं हुआ था। कल हमने फोटोसिंथेसिस के स्टेप पढ़े थे, उसके एक स्टेप था हमारा प्रकाश का फास्फोरिलीकरण। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता क्या है? ठीक है, जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है प्रकाश, और यहाँ फास्फोरिलीकरण, इसका मतलब हरित लवक में जो हमारा हरित लवक मौजूद होता है, इस हरित लवक जो प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं हरित लवक, वो सूर्य की उपस्थिति में किसका उपयोग कर रहे हैं? प्रकाश का। किसका उपयोग कर रहे हैं? प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, और उसके द्वारा किसका निर्माण कर रहे हैं? जो एटीपी वहाँ पे पहले से मौजूद है उससे निर्माण कर रहे हैं एटीपी का। ठीक है, और इस पूरी क्रिया को कहते हैं हम प्रकाश का फास्फोरिलीकरण, यानी प्रकाश फास्फोरिलीकरण। समझ में आया? यानी प्रकाश के द्वारा किसका संश्लेषण हो रहा है? एटीपी का संश्लेषण हो रहा है। एटीपी मतलब एक जो हमारी ऊर्जा एटीपी के रूप में जो स्टोर होती है, उसका संश्लेषण होना ही क्या कहलाएगा? फास्फोरिलीकरण। ठीक है, समझ में आया? अब हमारा ये तो हो गई परिभाषा। इसकी खोज जो की थी इस प्रकाश फास्फोरिलीकरण की, आर्नन एक वैज्ञानिक हुए थे और उनके साथी थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। इसके जो टाइप्स होते हैं प्रकाश फास्फोरिलीकरण, कितने प्रकार का होता है, आज हम चर्चा करेंगे इसी चीज़ पर। यही हमारे लिए सबसे बड़ा टॉपिक है इसका। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, ये दो प्रकार से होता है। चक्रीय का मतलब हमें समझ में आ ही रहा है कि ऐसा एक चक्रीय पथ के द्वारा जो फास्फोरिलीकरण हो रहा है वो क्या कहलाएगा? चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। लेकिन जहाँ पर कोई चक्र नहीं है, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चला गया, यानी कि कोई चक्र नहीं बना, यानी वापस उसी जगह नहीं आई वो चीज़, तो वो क्या कहलाएगा? अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अभी अपन डिटेल में चल रहे हैं इसके। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये हमारी दोनों चीज़ क्लियर हुई। अब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आ रही हूँ चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण पर। तो हमारा जो टॉपिक है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, इसमें हमारे चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, हमने इससे पहले बताया था, दो फोटो सिस्टम होते हैं हमारे हरित लवक के अंदर। जो थाइलेकॉइड्स होते हैं वहाँ पर दो फोटो सिस्टम होते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड। पीएस फर्स्ट के अंदर जो हमारा क्लोरोफिल 700 है, क्लोरोफिल ए में 700 है, जो 700 की तरंग दैर्घ्य का एब्जॉर्ब कर लेता है, वो हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। और जहाँ पर हमारा जो प्रकाश का एब्जॉर्प्शन होता है वो किसका होता है? कितने नैनोमीटर तक होता है? वो होता है 680 तक, सेकेंड वाले में। ठीक है, तो इस तरह से दो फोटो सिस्टम हैं। एक होता है जिसमें हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट में P700 भाग लेता है, और वहाँ पर कौन सा होता है? P680। वहाँ पर कौन सा होता है? फोटो का जो सेंटर होता है वो होता है P680। ठीक है, जो हमारा P700 है वो हमारे फोटो सिस्टम फर्स्ट में है, लेकिन जो हमारा ये 700 है, सिर्फ ये हमारा अभिक्रिया केंद्र का काम करता है। ये हम पहले वाले सिस्टम में बता चुके हैं। तो बाकी के जो हमारे क्लोरोफिल के अणु दिखाई दे रहे हैं, क्लोरोफिल 660 है, क्लोरोफिल 670 है, 680 है, 690 है, ये किसका काम कर रहा है? सहायक वर्णकों का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ कैरोटिनॉइड्स होते हैं, वो भी किसका काम करते हैं? सहायक वर्णकों का। और ये जो सहायक वर्णक है, ये सारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके किसको दे देते हैं? क्लोरोफिल 700 को दे देते हैं, जो कि किसका काम करता है? एक अभिक्रिया केंद्र का काम करता है। तो ऊर्जा को एब्जॉर्ब ये करते हैं और सारी ऊर्जा को भेज देते हैं कहाँ पर? क्लोरोफिल 700 में भेज देते हैं। ठीक है, तो अवशोषण करके क्लोरोफिल इसको दे देते हैं, जो कि किसका काम करता है? अभिक्रिया केंद्र का। अब हमारे तीसरे पॉइंट्स पर, जब अभिक्रिया केंद्र में ये सारी की सारी कहाँ पहुँच गई? ऊर्जा पहुँच गई सारी की सारी, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगी, और उसके द्वारा ये पर्णहरित क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है। जो P700 है वो क्या हो जाएगा? उत्तेजित हो जाएगा, और उत्तेजित होने के पश्चात उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। यानी पर्णहरित को उत्तेजित होते ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, और ये उत्सर्जन जो होगा उनको प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अभी मैं डायग्राम से समझाऊंगी आप लोगों को। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा चक्रीय पथ के द्वारा, अब चक्रीय पथ का मतलब समझ में आ रहा है आपको? यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे जा रहे हैं और एक चक्रीय पथ के द्वारा वापस उसी जगह पर लौट रहे हैं। तो चक्रीय पथ के द्वारा
विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही, यहाँ पे हमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन ग्राही दिखाई दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही इसको ग्रहण करेंगे। पहले ये करेगा, फिर ये करेगा, और वापस कहाँ जाएंगे, उस P700 पर ही वापस के लौट करके आ जाते हैं। इस अभिक्रिया में P700 से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यहाँ पर बीच में हमारे जो साइटोक्रोम B दिख रहा है, साइटोक्रोम F दिख रहा है, यहाँ पर ATP का सिंथेसिस होता है, ATP का संश्लेषण होता है। किससे? ADP और फॉस्फेट्स मिलकर के क्या बना लेते हैं, ATP का निर्माण। यानी इस फोटो सिस्टम के अंदर या इस चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के अंदर ATP का निर्माण हो रहा है। और हमारा जो परिभाषा थी, इसका मतलब प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग करके किसका संश्लेषण, ATP का। तो जहाँ भी ATP का संश्लेषण हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, फोटो फास्फोराइलेशन हो रहा है। और फोटो क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश से हो रहा है, इसलिए इसको हम फोटो फास्फोराइलेशन बोलते हैं। अब हम इस डायग्राम से समझाएंगे इसको अच्छे तरीके से। सबसे पहले हमने जो बताया था, ये P700 हमको दिखाई दे रहा है। P700 क्या है, फोटो सिस्टम फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र है। बाकी सारे जो हमारे छोटे छोटे अन्य वो दिख रहे हैं हमको सहायक वर्णक, ये क्या कर रहे हैं, सूर्य की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्ब करके एक एक 1 बाय 1 पहले इसमें आया, फिर इसमें आया, इस तरीके से सारे फोटोन की जो ऊर्जा है वो कहाँ पहुँच रही है, P700 में पहुँच रही है। अब सोचो कि ये जब इतनी सारी ऊर्जा यहाँ पहुँचेगी तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। जो हमारा अभिक्रिया केंद्र है वो क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होते ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या हो गए, उत्सर्जन हो गया इनका। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से उत्सर्जन हो जाएगा तो ये जो हमारा P700 यानी अभिक्रिया केंद्र था, पहले कैसा था, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद थे यानी उत्तेजित हुआ, इलेक्ट्रॉन के निकालते ही ये कैसा हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको डॉट से दिखाया है। यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑक्सीकृत हो गया। तो अब P700 से जो इलेक्ट्रॉन थे, जो ऑक्सीकृत हमारा P700 हो गया, अभिक्रिया केंद्र कैसा हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। और ऑक्सीकृत होने के पश्चात क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात ऑक्सीकृत हुआ। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचे, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही में पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही पे। और ये होते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पर आयरन सल्फर प्रोटीन्स पहले इसको लेती हैं, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन से फेरिडॉक्सिन, FD का मतलब हो गया यहाँ पे फेरिडॉक्सिन। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले अणु हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, एक चेन होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे जो थाइलेकॉइड्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो थाइलेकॉइड्स होते हैं वहाँ पर ये मौजूद होते हैं और इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं फेरिडॉक्सिन में पहुँचे। फेरिडॉक्सिन के पास बाद में कहाँ पहुँचते हैं, साइटोक्रोम में पहुँचते हैं। साइटोक्रोम एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें साइटोक्रोम B होता है, V6 है ये, और ये होता है साइटोक्रोम F। यहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग। ये देख रहे हैं साइटोक्रोम V6 और साइटोक्रोम F के बीच में किसका संश्लेषण हो रहा है, ATP का संश्लेषण हो रहा है। किससे, ADP और सल्फेट से, उसे ADP और उससे हो रहा है फॉस्फेट के एक अणु से। ठीक है, अकार्बनिक फॉस्फेट जो होता है उससे ATP का संश्लेषण होता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पहुँच जाते हैं, अंत में कहाँ पहुँच जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन में। ये कहलाएगा हमारा प्लास्टोसाइनिन। यहाँ पहुँच जाते हैं प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन इनको वापस कहाँ पहुँचा देता है, P700 में ही अभिक्रिया केंद्र में पहुँचा देता है। तो अभिक्रिया केंद्र जो पहले क्या हो गया था, ऑक्सीकृत अवस्था में था, वो क्या हो जाएगा, वापस से अपचयित हो जाता है, यानी अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं, इसको हमने चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण इसीलिए कहा है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और वापस उसी सिस्टम में पहुँच जाते हैं। तो ये पूरा पथ क्या कहलाता है, एक चक्रीय पथ कहलाता है। और इस चक्रीय पथ की वजह से ही इस फास्फोरिलीकरण को हम बोलते हैं चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो ये हमें क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम आगे आ रहे हैं अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में। यहाँ हमने देखा सिर्फ PS फर्स्ट सिस्टम काम आ रहा है, लेकिन यहाँ हम एक डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा PS सेकंड भी काम आ रहा है और PS फर्स्ट भी काम आ रहा है, यानी यहाँ पे दोनों फोटो सिस्टम भाग लेते हैं, तब जाकर के हमारा अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण पूरा होता है। यानी एक सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे सिस्टम में चले जाएंगे। इस तरीके से फास्फोरिलीकरण क्या कहलाएगा, अचक्रीय। यहाँ पर चक्र नहीं बना, यानी उसी जगह नहीं लौटे, बल्कि ये कहाँ चले गए, दूसरे सिस्टम में चले गए। तो पहला पॉइंट है हमारा, इसमें PS फर्स्ट, ये रहा हमारा PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों भाग लेते हैं, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, PS सेकंड से स्टार्ट हो रहा है।
पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड स्टार्ट होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाएंगे। ठीक है, इसमें पीएस सिस्टम फर्स्ट के साथ ही पीएस सेकंड, जिसमें क्लोरोफिल क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग वर्णक जो देखते हैं वो होते हैं हमारे P650, P660, P670 और अंतिम होता है कौन सा, P680। इसके अलावा वही कैरोटिनॉइड्स और पर्णहरित बी, ये सारे यहाँ पर काम आते हैं वर्णक, जो क्या करते हैं, सूर्य के फोटोन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं हम, ये जो फोटोन्स आ रहे हैं सूर्य के, इनको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, वही बाकी के सारे सहायक वर्णक एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और किसको दे रहे हैं, P680 को। तो जैसे यहाँ पे ये एक्साइट होकर के, उत्तेजित होकर के इलेक्ट्रॉन्स मुक्त करते हैं, वहाँ पर यहाँ पर P680 क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के पश्चात में ये कैसा हो जाएगा, ऑक्सीकृत अवस्था में आ जाएगा, जो हमें दिखाई दे रहा है ऑक्सीकृत अवस्था में। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही में पहुँच जाते हैं। अब प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा है, फियोफाइटिन। इसका नाम क्या है, फियोफाइटिन। ये फियोफाइटिन इनको क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है इलेक्ट्रॉन को। फियोफाइटिन से वही हमारा इलेक्ट्रॉन की जो चेन है, इलेक्ट्रॉन संवहन जो चेन है इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम की, इस चेन के बाद में हमारा अगला आता है प्लास्टोक्यूनॉन। इसको क्या बोलेंगे, प्लास्टोक्यूनॉन। ये इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचते हैं, प्लास्टोक्यूनॉन में पहुँचते हैं। प्लास्टोक्यूनॉन से वे पहुँचते हैं साइटोक्रोम B6 यानी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, और साइटोक्रोम B6 से पहुँचते हैं साइटोक्रोम F में। साइटोक्रोम F से कहाँ पहुँचेंगे, लास्ट में अंतिम कहाँ जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन में पहुँच जाते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ हम देखते हैं प्लास्टोक्यूनॉन और साइटोक्रोम B6 के बीच में वही फास्फोरिलीकरण की अभिक्रिया होती है, यानी ATP का निर्माण होता है, जहाँ पर एक ADP जो होता है वो एकार्बनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर के किसका संश्लेषण कर रहा है, ऊर्जा का संश्लेषण कर रहा है ATP के रूप में। ठीक है, अंतिम जो हमारा इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचे, हमारे प्लास्टोसाइनिन में। यहाँ भी हम देख रहे हैं प्लास्टोसाइनिन में पहुँचा अंत में, और यहाँ भी हम देख रहे हैं प्लास्टोसाइनिन में पहुँचा। तो ये प्लास्टोसाइनिन हम देख रहे हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड के एक बीच योजक कड़ी का काम करता है। यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट से सेकंड से फोटो सिस्टम फर्स्ट में किसके द्वारा जा रहे हैं, प्लास्टोसाइनिन के द्वारा जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों की क्या है, एक योजक कड़ी है, यानी इन दोनों सिस्टमों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये फोटो सिस्टम किसमें चला जाएगा, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गए, P700 में चले गए। अब हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की वजह से पहले ये कैसा हो गया था, ऑक्सीकृत अवस्था में आ गया था। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे ये किस में आ जाएगा, नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। और उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ उत्सर्जित हो जाते हैं, यहाँ पर हो जाएंगे, वही फोटोन्स आएंगे और उससे ये उत्सर्जित हो जाता है। ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर वो इसके वापस ये ऑक्सीकृत अवस्था में आ गया, वही सूर्य से फोटोन लेकर के ऑक्सीकृत अवस्था में आ गया। और ऑक्सीकृत अवस्था में आने के पश्चात यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स वापस वही इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाएंगे, लेकिन यहाँ दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं अब। ठीक है, हमारी ये जो चैन थी ये दूसरी चैन थी, लेकिन यहाँ चक्रीय पथ के द्वारा जा रहे थे, लेकिन यहाँ हमारे चक्रीय पथ नहीं दिखाई दे रहा हमको, ये दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर हमारी ये कुछ आयरन सल्फर प्रोटीन्स होती हैं, इनमें एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स पहले हमारे, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, फेरिडॉक्सिन में। उसके बाद कहाँ जाते हैं, फेरिडॉक्सिन में। फेरिडॉक्सिन के बाद में यहाँ पर एक हमारा एंजाइम होता है जो कि थाइलेकोइड की आंतरिक बाहरी झिल्ली में होता है। यहाँ पर थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी चीज़ मौजूद है, हमारी FNR का मतलब हो गया फ्लेवोप्रोटीन फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पहुँचेंगे, NADP में पहुँच जाएंगे, जो कि NADP कहाँ मौजूद है, इस आउटर मेम्ब्रेन में मौजूद है। और ये NADP यहाँ हमारे जो हाइड्रोजन, अभी आप आगे बताएंगे, हाइड्रोजन आयनों को लेकर के किस में अपचयित हो जाता है, NADPH2 बना लेता है। लेकिन ये हाइड्रोजन आयन आए कहाँ से, ये भी तो हमें पता लगना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन आयन जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं, इस फोटो सिस्टम सेकंड में एक अभिक्रिया होती है। जैसे ही ये एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित हो जाएंगे, और इसकी जो ऊर्जा है इसके द्वारा क्या हो जाएगा, हमारे जो जल है, जल के अणुओं का क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाता है। ये हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर कि जल के अणुओं का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। ये इसने जो ऊर्जा अवशोषित की है उसके द्वारा जल के अणुओं का अपघटन हो जाता है, और जल के अणु किस में टूट जाते हैं, हाइड्रोजन आयनों में टूट जाते हैं, और इससे ऑक्सीजन मुक्त होती है। साथ में क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। साथ में क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमने बताया, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से एक्साइट हो जाएगा और ये वापस इसी तरीके से यहाँ पहुँच जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाता है। अब ये हमारे जो P700 हो गया, धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या हो गया, ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आए, जल में से आए, जल के अपघटन से आ गए। जल के अपघटन से जो हाइड्रोजन आयन हैं उन्हीं से NADP में क्या हो जाएगा, अपचयित। NADP किस में अपचयित हो जाता है, NADPH2 में। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर हमको एक जेड जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। हमें कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे ये पथ कैसा है, एक जेड जैसा है, इसलिए इसका हमने एक दूसरा नाम भी दिया है। अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण को हम जेड स्कीम भी बोलते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं बिल्कुल जेड के जैसा ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरह से हमारा अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण भी पूरा हो जाता है। यहाँ हम लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो P680 पे पहुँचने के पश्चात कहाँ जा रहे हैं, एक रेखीय पथ के द्वारा वही विभिन्न इलेक्ट्रॉन्स ग्राही में होते हुए और अंत में कहाँ पहुँच जाते हैं, P700 में पहुँच जाते हैं। P700 अपचयित होकर के वापस क्या हो जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन से नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। नॉर्मल स्थिति में आने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फेरिडॉक्सिन से होते हुए, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से होते हुए और कहाँ पहुँच जाएंगे, NADP के साथ में लास्ट में मिल रहे हैं और क्या बना रहा है यहाँ पे, NADPH2। तो यहाँ हम दो चीज़ देख रहे हैं, एक हमारा ATP का यहाँ सिंथेसिस हुआ, दूसरा यहाँ पे क्या चीज़ बनी, NADPH2। तो ATP का भी संश्लेषण होता है यहाँ पर और NADPH2 का भी संश्लेषण होता है। ATP जो है वो किसका काम करती है, स्वांगीकरण शक्ति का काम करती है, और जो हमारा NADPH2 है वो अपचायक शक्ति का काम करता है। और ये दोनों कहाँ काम आएंगे, अब ये दोनों चीज़ों का निर्माण यहाँ पर इसलिए हुआ है क्योंकि जब हम उसमें जाएंगे, डार्क रिएक्शन में जाएंगे, तो डार्क रिएक्शन में वहाँ पर इनका CO2 के अपचयन में उपयोग होता है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, वहाँ पर ATP भी काम आएगा और NADPH2 भी काम आएगा। तो ये दोनों चीज़ों का वहाँ पर क्या होगा, यूज। हमने कल पढ़ा था प्रकाश, एक जो हमारा होता है प्रकाश अभिक्रिया और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, काम आती हैं। अभी हमने कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया चल रही है अभी हमारी। प्रकाशिक अभिक्रिया का भी कौन सा पॉइंट चल रहा है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण। प्रकाश फास्फोरिलीकरण हो गया, साथ में हमारे जल का अपघटन भी हो गया। यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड के द्वारा क्या हो गया, जल का अपघटन भी हो गया। इस तरह से हमारे ये पूरे दोनों सिस्टम कंप्लीट हो जाते हैं। और आगे वाले टॉपिक में अब हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। अब अप्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया हमारी यहाँ पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और ये अभिक्रिया कहाँ हो रही है, हमारी थाइलेकॉइड की झिल्ली में होती हैं। ATP का सिंथेसिस होना, NADPH2 का सिंथेसिस होना, और जो हमारा जल का अपघटन है वो होता है इसके ल्यूमेन में। ल्यूमेन मतलब जो बीच में इसकी गुहा होती है, थाइलेकॉइड की जो पूरी ढेरी लगी हुई है उनमें ल्यूमेन होता है, और उस ल्यूमेन के अंदर हमारी हाइड्रोलाइसिस, इसकी फोटोलाइसिस की क्रिया होती है। यहाँ पे जो जल का अपघटन होता है उसकी क्रिया होती है यहाँ पे ल्यूमेन में। और किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिली हमको, जल के अपघटन से। ये हमें ध्यान रहना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं मिलती बल्कि किससे मिल रही है, जल के अपघटन से। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये